क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन के यूनिट नंबर 10 में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स। काफी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होने वाला है और ऑब्वियस सी बात है लास्ट चैप्टर है फिजिकल एजुकेशन का। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट से लेकर 9th यूनिट तक के सारी चीजों को कवर अप करे, सेम ऐसे ही दोस्तों हम लोग यूनिट नंबर 10 को बहुत प्यारे तरीके से और इजीएस्ट वे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ कवर अप करने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि क्लास 11 के बाद 12th में मैं आप लोग के लिए प्यारा कंटेंट इस चैनल के अंदर फिजिकल एजुकेशन रिगार्डिंग लेकर आते रहूंगा। इस चैप्टर के अंदर हम लोग को क्या पढ़ना है दोस्तों, तो ये सारे टॉपिक हम लोग को कवर अप करना है जो कि फिजिकल एजुकेशन के न्यू सिलेबस के अंदर आप लोग को देखने को मिलने वाले हैं क्लास 11 के अंदर। याद रखना दोस्तों, स्कूल के जो टीचर्स रहते हैं उन सबका भी एक पैटर्न रहता है क्वेश्चंस पूछने का। अगर आप लोग मेरे साथ पढ़ते हो तो ये मेरी गारंटी है कि आप लोग के स्कूल के टीचर्स अगर आप लोग से किसी भी टाइप के क्वेश्चंस पूछ ले, आपको हर एक क्वेश्चन का आराम से आंसर करना बन जाएगा। बट अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि क्वेश्चंस किस वैरायटी के पूछे जा सकते, तो उसकी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया हूं। इसलिए मैंने आप लोग के लिए लेकर आया हूं वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बैंक फिजिकल एजुकेशन क्लास 11 का एक ऐसा एकमात्र स्टडी मटेरियल जिसके अंदर जो क्लास 11 के एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग किसी भी स्कूल से क्यों ना बिलोंग करते हो, आपके स्कूल के टीचर कहां तक के किस वैरायटी के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सबको मैंने इसके अंदर चैप्टर वाइज ऐड कर दिया हूं। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के बाद कंप्लीटली मेरे इस क्वेश्चन बैंक के साथ अपनी प्रैक्टिस कर लेना। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बैंक है जो क्लास 11 के लिए आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो डिस्क्रिप्शन में डिस्काउंट लिंक मिल जाएगी, जल्दी से जाओ और ऑर्डर करो आज हमारे इस क्वेश्चन बैंक को। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होने वाला है, एक एक चीज को आराम से समझेंगे, प्लीज ध्यान से देखते हुए समझना। सबसे पहले और सबसे पहला जो टॉपिक आप लोग को निकल के आता है कि आखिर ट्रेनिंग क्या होती है। तो ट्रेनिंग बेसिकली एक किस्म से प्रिपरेशन है स्पेसिफिक टास्क को अचीव करने के लिए, क्योंकि आप चाहते हो उस टास्क के अंदर आप लोग बेटर परफॉर्म करो। अब ये टास्क कुछ भी हो सकता है, एग्जाम की भी ट्रेनिंग हो सकती है जैसे भी आप लोग कर रहे हो मेरे साथ, तो अच्छे रिजल्ट्स आप लोग के निकल के आए एग्जाम में। सेम ऐसी दोस्तों स्पोर्ट्स की एक ट्रेनिंग होती है जहां पे हर एथलीट अपने आप को ट्रेंड करता है प्लान्ड और सिस्टमैटिक वे में, वो भी साइंटिफिक प्रोसेसेस के थ्रू, सो दैट वो एथलीट अपने आप को फिजिकली फिट बना सके, अपने अंदर स्किल्स डेवलप कर सके, अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करके जो मेन गोल है, लाइक कोई भी टूर्नामेंट हो, कोई भी इवेंट हो, वहां पे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिखा सके। तो ये सभी चीजें स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की मदद से ही हासिल हो सकती है। आप सभी लोग जानते हो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की वजह से आप लोग डिफरेंट टाइप की फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हो, जिसके थ्रू आप लोग इंप्रूव कर सकते हो अपने फिजिकल फिटनेस को, स्किल लेवल को, डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स डेवलप कर सकते हो, एंड्योरेंस को बेटर कर पाते हो और ओवरऑल स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग बेसिकली एक किस्म की ना लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है दोस्तों, जो कि फोकस्ड होती है किन चीजों पे, याद रखिएगा, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए, सो दैट एथलीट अपना परफॉर्मेंस और ज्यादा बेटर कर पाता है। याद रखना 1 नंबर के आसपास की डेफिनेशन आएगी, मुझे नहीं लगता आप लोग को इसमें कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी। दोस्तों बात कर लेते हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक की कि आखिर क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की मदद से आप लोग के जो स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस है ओवरऑल वो इंप्रूव होती है, क्योंकि आप लोग ट्रेन कर रहे हो अपने आप को पहले से, सो दैट किसी भी टाइप की गलतियां आप लोग से ना हो सके। आप लोग अपने अंदर फिजिकल फिटनेस के डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट को डेवलप कर सकते हो, जो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप चाहते हो कुछ न्यू स्किल्स को डेवलप करना, नई टेक्निक को सीखना, लाइक हेलीकॉप्टर शॉट मारना अगर आप सीख रहे हो, तो आप लोग ये ट्रेनिंग की मदद से ही इंप्रूव कर पाओगे। अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ की कमी है, स्पीड सही नहीं है, एंड्योरेंस आप लोग का बेटर नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी की कमी देखने को मिल रही है, तो अगर आप लोग स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग रेगुलर करते हो तो ये सारी चीजें इंप्रूव हो सकती है। याद रखना ट्रेनिंग की वजह से आप लोग किसी भी टाइप की इंजरी से हमेशा बच सकते हो, क्योंकि आप लोग को प्रॉपर वे में मालूम रहेगा कि इस टाइप के शॉट किस स्किल के फॉर्म में आप लोग को लगाना है, जिससे कि आप लोग इंजरी से बच पाते हो। और याद रखना रिकवरी के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है ट्रेनिंग। हर एक एथलीट को मेंटली प्रिपेयर करना है अगर आप लोग को कंपटीशन के लिए, तो ट्रेनिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऐसा नहीं कि अगर आप लोगों ने यार कोई टीम बनाए हो, आपने डायरेक्ट उठाया और बोले कि चलो खेलने चलते हैं। प्रॉपर ट्रेनिंग कराना जरूरी है, तभी वो लोग अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे, अदरवाइज वो लोग हार जाएंगे ऐसे। तो मैं ये कह सकता हूं कि उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना, सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना चाहते हो, तो ये ट्रेनिंग जो है काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है हर एक स्पोर्ट्स एथलीट के लिए। एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप के प्रिंसिपल्स होते हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के, तो एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कुछ बुक्स के अंदर ये थोड़े और ज्यादा दिए हुए, कुछ बुक्स के अंदर इतने भी नहीं दिए और कम दिए हुए। जितने सफिशिएंट है आप लोग के लिए एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर लाने के लिए, उतने मैं यहाँ पे प्रिंसिपल्स आप लोग को समझा देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहला प्रिंसिपल है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। अब क्या होता है इसको थोड़ा सिंपल टर्म में समझा देता हूँ। ये प्रिंसिपल आपसे ये कहता है कि जो आप लोग की ट्रेनिंग हो रही है वो रेगुलर और कंटिन्यूअस होनी चाहिए। लॉन्ग ब्रेक लेने से आप लोग की फिटनेस और परफॉर्मेंस में कमी आ सकती है। ये समझाता है आप लोग को प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ट्रेनिंग शुड बी कंटिन्यूअस एंड रेगुलर। लॉन्ग ब्रेक जो है ट्रेनिंग के लिए कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस को डिक्लाइन करने के लिए एक मेजर फैक्टर रोल प्ले कर सकते हैं। आई होप क्लियर है। अगली बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड। अगर आप अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हो, तब आप लोग को ट्रेनिंग में लोड कैपेसिटी को
हमेशा इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके अंदर स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस आप लोग का बढ़ेगा। ट्रेनिंग लोड नहीं बढ़ाओगे तो आपकी बेटर परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी। ये समझाता है दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड। नेक्स्ट है दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन। ये प्रिंसिपल आपको ये समझाता है ट्रेनिंग लोड को आप लोग को ग्रेजुअली और सिस्टमैटिकली इंक्रीज करना चाहिए। अचानक ज्यादा लोड इंजरीज क्रिएट कर सकता है और आपकी बॉडी के अंदर फैटिग हो सकता है जल्द। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आखिर ये क्या कहता है समझ लेते हैं। ये आपको ये समझाता है दोस्तों हर एथलीट की एज, जेंडर, एबिलिटी और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम को बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई अगर एक एडवांस एथलीट है तो सेम उसी का ट्रेनिंग प्रोग्राम एक आप एमेच्योर प्लेयर के लिए करवा रहे हो, ऐसे में उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हर एक इंडिविजुअल के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम डिफरेंट टाइप का होना चाहिए, सारे फैक्टर्स को देखकर। ये समझाने का काम करता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। नेक्स्ट है दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी। इस प्रिंसिपल का बेसिकली ये कहना है हर एक एथलीट के लिए डिफरेंट टाइप की स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए। जैसे अगर कोई स्प्रिंटर है तो उसके लिए जो ट्रेनिंग साइकिल है वो कंप्लीटली स्पीड रिलेटेड प्रोग्राम पे बेस्ड होनी चाहिए। अगर कोई वेट लिफ्टर है तो उसके लिए उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए हम लोग को स्ट्रेंथ रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम को प्लान करना चाहिए, सो दैट वो उसके एंड्योरेंस लेवल के साथ साथ स्ट्रेंथ को भी बेटर कर पाए। तो ये समझाता है आप लोग को प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी। चलो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है ट्रेनिंग लोड, जिसके अंदर हम लोग 3 टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे ओवरलोड क्या है, एडेप्टेशन क्या है और रिकवरी क्या चीज होती है। इन सब चीजों के बारे में समझते हैं। तो ट्रेनिंग लोड सबसे पहली चीज समझ लेते हैं कि आखिर होता क्या है। तो ट्रेनिंग लोड का बेसिकली मतलब ये होता है कि जब आप लोग ट्रेनिंग कर रहे हो उस दौरान आप लोग की इंटेंसिटी, वॉल्यूम और ड्यूरेशन क्या है, इसको समझाने का काम करता है दोस्तों ट्रेनिंग लोड। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है इंग्लिश में, अगर आप चाहो तो एक बार देख सकते हो। इट रिफर्स टू द इंटेंसिटी ऑफ वॉल्यूम एंड द ड्यूरेशन ऑफ द एक्सरसाइज परफॉर्म्ड बाय एन एथलीट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेनिंग लोड। ट्रेनिंग लोड काफी इंपॉर्टेंट है, उसके कुछ फैक्टर्स को देख लेते हैं जो एक्चुअल में अफेक्ट करते हैं ट्रेनिंग लोड्स को। सबसे पहला होता है दोस्तों वो है फिजिकल ट्रेनिंग। डिफरेंट टाइप की जितनी भी एक्सरसाइजेस रहती है दोस्तों एक्चुअल में डिफरेंट काइंड के ट्रेनिंग लोड को अफेक्ट करती है। इसके वजह से होता क्या है, परफॉर्मेंस आप लोग को बेटर देखने को मिल सकती है डिफरेंट टाइप की कैटेगरी के लोगों के अंदर। एग्जांपल के तौर पे बात करी जाए तो अगर हम लोग बात करते हैं किसी भी वेट लिफ्टर की, तो उसके लिए यहाँ पे फिजिकल एक्सरसाइज का जो पैरामीटर ये डिफरेंट रहेगा एज कंपेयर टू एक नॉर्मल इंसान के लिए जो अपने आप को फिट रखना चाहता है। अगला फैक्टर है दोस्तों क्वालिटी ऑफ मूवमेंट। अगर बेटर तरीके से अगर आप लोग मूवमेंट करते हो, अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर दोस्तों वो है क्वालिटी ऑफ मूवमेंट। क्या समझाता है ये, बेटर एंड मोर डिफिकल्ट मूवमेंट इंक्रीज करता है ट्रेनिंग लोड। अगली बात करी जाए इंटेंसिटी ऑफ लोड की, द अमाउंट ऑफ एफर्ट अप्लाइड ड्यूरिंग द एक्सरसाइज इन अ गिवन टाइम, दैट इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी ऑफ लोड। लास्ट होता है दोस्तों वॉल्यूम ऑफ लोड। काफी इंपॉर्टेंट है, जो टोटल वर्क डन आप लोग करवा रहे हो वो आप लोग का देखने को मिलेगा वॉल्यूम ऑफ लोड। इसको आप लोग मेजर करते हो, याद रखिएगा ड्यूरेशन या फिर रिपीटेशन से। अब बात कर लेते हैं ट्रेनिंग लोड के अंदर का सबसे पहले पॉइंट के बारे में, जिसका नाम है ओवरलोड। क्या चीज होता है ओवरलोड, नाम से समझ में आ रहा है। तो बात करते हैं ओवरलोड क्या चीज है दोस्तों। तो ओवरलोड बेसिकली वो कॉन्सेप्ट है जो आपको ये समझाने का काम कर रहा है कि अगर आप लोग अपनी कैपेसिटी से ज्यादा लोड उठाने का काम कर रहे हो तब वो आप लोग को ओवरलोड कहलाएगा। ओवरलोड अकर व्हेन द बॉडी इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म मोर वर्क देन इट्स नॉर्मल कैपेसिटी, दैट इज कॉल्ड एज ओवरलोड। अब ओवरलोड करने के चक्कर में बहुत सारे लफड़े हो जाते हैं। जैसे वर्कआउट के दौरान पे भी आपने देखे होंगे कई ऐसे चंगू मंगू लोग रहते हैं जो बहुत हैवी वेट उठाने की कोशिश करते हैं और उनसे उठ नहीं पाता है। 2-3 रेप्स मार के लोग डंबल फेंक देते हैं। ये मैं यार हमारे एडिटर साहब को टॉन्ट नहीं मार रहा हूं, मैं ऐसा बता रहा हूं कि जनरली ऐसा होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है आइए जानते हैं। अगर आप लोग ओवरलोड करते हैं तो उसकी वजह से आप लोग के ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर ट्रेनिंग लोड सडनली बढ़ जाता है। साथ ही साथ आपका जो ट्रेनिंग वॉल्यूम है दोस्तों वो भी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। अगर आप लोग बिना प्रॉपर रेस्ट लिए ट्रेनिंग कर रहे हो तो वो भी आप लोग के लिए एक किस्म से ओवरलोड के तौर पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कई लोग क्या करते हैं एक के बाद रेप्स लगाना शुरू कर देते हैं, एक के बाद सेट लगाना शुरू कर देते हैं, वो भी बिना प्रॉपर रेस्ट लिए। अब ये ओवरलोड वाला प्रॉब्लम हो जाता है, हाथ पांव भर जाते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि भाई अब घर चलो। फिर से मैं हमारे एडिटर साहब को टॉन्ट नहीं कर रहा हूं। आप लोगों ने ध्यान दिए होंगे कई लोग ना एक दूसरे से कंपीट करने लग जाते हैं कि मैं हैवी लिफ्ट करूंगा, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। इसकी वजह से होता क्या, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है उनकी बॉडी के अंदर जो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ओवरलोड दोस्तों डेली रूटीन जो अगर आप लोग सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हो उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर आप अल्कोहल और निकोटीन वगैरह अगर यूज कर रहे हो तो उसकी वजह से भी ओवरलोड हो सकता है। स्टडीज में ऐसा
सब पता चला है दोस्तों कि स्ट्रेस की वजह से भी ओवरलोड होता है, और ओवरलोड सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग में नहीं होता है दोस्तों। आप लोग जो रात दिन काम कर रहे हो उसके वजह से भी एक किस्म का ओवरलोड आप लोग को जॉब या स्टडीज के थ्रू देखने को मिल सकता है, और कई बार तो अनफ्रेंडली या फिर स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट रहे तो उसके वजह से भी ओवरलोड आप लोग को देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये तो थे कुछ कॉजेस। अब बात करते हैं क्या इससे कुछ बेनिफिट भी होते हैं। देखो, अगर आप लोग अपने लिमिट से थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के अगर चीजें करोगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। मान लो आप जो ट्रेनिंग साइकिल कर रहे हो उससे एकदम 3 टाइम ज्यादा करोगे तो वो आप लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जो मैंने अभी आपको समझा दिया। लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली अगर इंक्रीज करोगे अपने ट्रेनिंग साइकिल को तो वो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो सकता है। कैसे? इसके थ्रू आप लोग की मसल्स की स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। जिम के अंदर भी आप लोग ग्रेजुअली वेट को इंक्रीज करते हो। मान लो आप लोगों ने पहले 30 एलबीएस लगाए, फिर 35 एलबीएस लगाए। अगर आप 30 से डायरेक्टली 60 पे जाओगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। याद रखना दोस्तों, ओवरलोड की वजह से आप लोग के एंड्योरेंस मतलब कि किसी भी एक्टिविटी को लंबे वक्त तक के करने की कैपेसिटी इंक्रीज हो सकती है, और ओवरऑल आप लोग की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो सकती है अगर आप प्रॉपर वे में ओवरलोड को यूज करते हो। तो अगले टॉपिक की बात करते हैं दोस्तों, वो है आप लोग का एडेप्टेशन क्या चीज होती है। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। एडेप्टेशन बेसिकली वो प्रोसेस होती है दोस्तों जिसमें जो आपकी बॉडी है वो धीरे धीरे करके ट्रेनिंग लोड के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करती है। अगर मैं सिंपल वे में एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, रेगुलर ट्रेनिंग करने की वजह से आप लोग की मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ देखने को मिलती है, मसल्स का शेप बेटर हो जाता है, और आपका जो हार्ट और लंग्स है उसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। अब एडेप्टेशन के लिए हमेशा एक चीज याद रखना, जो भी ट्रेनिंग लोड आप लोग यहाँ पे करवा रहे हो वो एज पर लोडिंग कैपेसिटी ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन होनी चाहिए। हमेशा आप लोग को रिकवरी पीरियड देना जरूरी है ट्रेनिंग लोड के दौरान, जिसके थ्रू आप लोग प्रॉपर वे में परफॉर्मेंस अच्छा शो कर पाओगे। दोस्तों, लोडिंग और रिकवरी प्रोसेस को रिपीटेटेड फॉर्म में आपको करना जरूरी है फॉर सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, जिसके थ्रू आप लोग का एडेप्टेशन मतलब बॉडी को एडजस्ट करने को प्रॉपर टाइम अच्छे से मिल पाएगा। अब रिकवरी क्या है? बेसिकली ट्रेनिंग के बाद जो आप लोग रेस्टिंग पीरियड ले रहे हो दैट इज कॉल्ड एज रिकवरी। इसके थ्रू बॉडी जो है एनर्जी को वापस से रिगेन करती है और टिश्यूज को रिपेयर करती है और आप लोग को वापस से रिफ्रेश करने का काम करती है। अब क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? हाँ जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू आप लोग फैटिग रिड्यूस कर सकते हो, ओवर ट्रेनिंग से आप बच सकते हो प्रॉपर अगर आप रिकवरी लेते हो तो। दोस्तों, इंजरीज से बचने का काम आप लोग का हो सकता है अगर आप लोग प्रॉपर रिकवरी लोगे तो। और रिकवरी के थ्रू ये दोस्तों याद रखना आप लोग अपने परफॉर्मेंस को कंसिस्टेंट रख सकते हो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए हो सकता है कि आखिर वार्मिंग अप और लिम्बरिंग डाउन क्या चीज होते हैं, इसके डिफरेंट टाइप, मेथड और क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है, इसको समझ लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है दोस्तों आखिर वार्मिंग अप क्या होता है, जिसको हम लोग नॉर्मल वे में वार्म अप भी कहते हैं। वार्म अप बेसिकली एक किस्म से छोटी सी एक्सरसाइज होती है प्रॉपर किसी एक्टिविटी करने से पहले, जहां पे आप अपनी बॉडी को गर्म कर रहे हो। गर्म मतलब समझ रहे हो ना, बॉडी को फिजिकली मेंटली आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी को करने के लिए। कैसे कर सकते हो इसके लिए? तो डिफरेंट टाइप के आप लोग को एक्सरसाइजेस देखने को मिलेंगी वार्मिंग अप के अंदर। बट वार्मिंग अप की डेफिनेशन कैसे बनानी एक बार देख लेते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द बॉडी फिजिकली एंड मेंटली बिफोर डूइंग एनी एक्सरसाइज और एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड एज वार्मिंग अप। वार्म अप को आप लोग सिंपल वे में ये भी कह सकते हो कि दिस इज द सीरीज ऑफ लाइट एक्सरसाइजेस दैट आर परफॉर्म्ड बिफोर एक्सरसाइजेस और एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड एज वार्मिंग अप। ये किस चीज में हेल्प करती है दोस्तों? तो ध्यान से समझना। इसके थ्रू आप लोग फिजिकली, मेंटली और साइकोलॉजिकली अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। अपने बॉडी के टेम्परेचर को आप लोग इंक्रीज करते हो, जो मैंने आपको कहा भी कि वार्म अप के थ्रू आपकी बॉडी गर्म हो जाती है। आपकी मसल पावर इंक्रीज कर सकते हो वार्म अप से, और आप अपनी स्पीड को भी इंक्रीज कर सकते हो वार्म अप के थ्रू। दोस्तों, अगर आप लोग अपने नर्वस इंपल्स को बेटर करना है, फास्टर रिएक्टिव बनाना है, तो वार्मिंग अप करना जरूरी है। और अगर आप अपनी मसल्स को रेडी करना चाहते हो स्पेसिफिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, तो उसके लिए भी वार्मिंग अप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग एक चीज को ध्यान देने की कोशिश करना, कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले आप लोग अपने नॉर्मली हाथ को इस तरीके से घुमाते हो, करते हो, कूदा फादी करने लग जाते हो, दैट इज कॉल्ड एज वार्म अप। तो दोस्तों, वार्म अप बेसिकली कितने टाइप से होते थे एक एक करके समझ लेते हैं। जो सबसे पहला होता है दोस्तों उसको कहते हैं जनरल वार्म अप। जनरल वार्म अप नाम से ही समझ में आ रहा है यार, जनरल टाइप का वार्म अप कर रहे हो जिसके अंदर आप लोग बेसिक एक्टिविटीज करोगे लाइक रनिंग, जंपिंग, बेंडिंग या फिर स्ट्रेचिंग। इसके थ्रू आप अपनी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हो, आपकी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन बेटर हो सकता है और मसल्स को टोन करने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। जो भी आप लोग वार्म अप कर रहे हो दोस्तों, वो हर इंडिविजुअल इंसान के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। अब भाई, अगर आप वर्कआउट करने आए तो उसके लिए वार्म अप अलग टाइप से होगा। अगर आप लोग कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी खेलने जा रहे हो, उससे पहले का वार्म अप डिफरेंट टाइप के होगा। अब ये कोई डिफरेंट टाइप के आप लोग को मैंने वार्म अप यहाँ पे दिखा दिया हूं दोस्तों। ये सारे के सारे वार्म अप के टाइप्स होते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों कि आखिर स्पेसिफिक वार्म अप क्या चीज है। नाम से समझ में आ रहा है, किसी ना किसी स्पेसिफिक चीज को लेकर यहाँ वार्म अप किया जा रहा है। अब ये जो स्पेसिफिक वार्म अप है दोस्तों, ये जनरल वार्म अप के बाद किया जाता है पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पे ध्यान देते हुए। अब जैसे मान लो अगर आप लोग लॉन्ग जंप लगा
बनाने वाले हो, आपने बेसिक पहले वार्म अप कर लिया, उसके बाद जब मालूम है लॉन्ग जंप के लिए आपके लेग्स की मसल्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, तो उसके रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप की लेग्स रिलेटेड जो आप वार्म अप करने वाले हो वो कहलाएगा स्पेसिफिक वार्म अप। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप लोग हॉकी खेलने वाले हो तो उससे पहले आप लोग पासिंग एंड ड्रिबलिंग कर लो थोड़ी देर। जैसे अगर आप लोग क्रिकेट खेलने वाले तो उससे पहले थोड़ी देर कैचिंग प्रैक्टिस कर लो, या बैटिंग प्रैक्टिस, या फिर बॉलिंग प्रैक्टिस कर लो। अब दोस्तों ये स्पेसिफिक वार्म अप क्या आप लोग के लिए बेनिफिशियल है? जी हाँ, बिल्कुल बेनिफिशियल है। इसके थ्रू आप लोग का कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा, आप लोग अपनी मसल्स को प्रिपेयर कर पाओगे एग्जैक्ट उस स्पेसिफिक स्किल को परफॉर्म करवाने के लिए जिसके थ्रू वो मसल एक्ट होने वाली है। अब यहाँ पे मैंने और चार्ट बना दिया एक छोटा सा, जैसे हॉकी के लिए कौन कौन से स्पेसिफिक वार्म अप है दोस्तों, जैसे ड्रिबलिंग हो गया, स्कूपिंग हो गया, पासिंग हो गया, हिट हो गया। बास्केटबॉल के लिए दोस्तों आप लोग को पासिंग वाइल रनिंग, ड्रिबलिंग, शूटिंग, लेइंग अप शूट, ये सब आप लोग कर सकते हो। जेवलिन में आप लोग यहाँ पे हैंड एक्सरसाइज कर सकते हो, थ्रोइंग बॉल कर सकते हो, ट्रांजैक्शन स्टेप्स कर सकते हो। रनिंग के लिए दोस्तों आप लोग रनिंग का जो स्टार्ट करने वाली प्रोसेस है उसको आप लोग बार बार रिपीट करके अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो, स्प्रिंट कर सकते हो, बेसिक रनिंग कर सकते हो। क्रिकेट के लिए आप लोग कैचिंग प्रैक्टिस, बॉलिंग प्रैक्टिस, बैटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। ये एग्जामिनेशन में आप लोग इसको लिख के आ जाना। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर कौन कौन सी जनरल मेथड्स होती है जिसके थ्रू आप लोग वार्मिंग अप कर सकते हो। सबसे पहला दोस्तों रनिंग या जॉगिंग करना। स्लो रनिंग या फिर जॉगिंग कर सकते हो लगभग 5 से 10 मिनट के लिए अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ दैट स्पोर्ट्स पर्सन। किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कराना है। अगला है दोस्तों सिंपल टाइप की एक्सरसाइजेस। लाइक जब भी आप लोग किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने वाले हैं उससे पहले आप लोग बेसिक फॉर्म की बेंडिंग एक्सरसाइज, जंपिंग एक्सरसाइज, रोलिंग एक्सरसाइज कर लो या वॉकिंग एक्सरसाइज कर लो। नेक्स्ट है दोस्तों स्ट्राइडिंग, जहां पे आप लोग को दौड़ना है 50 से 60 मीटर के लिए, वो भी लॉन्ग स्टेप्स के साथ। और जब आप लोग रिटर्न होंगे दोस्तों तो जॉगिंग के साथ आप लोग को रिटर्न होना है। अगला होता है दोस्तों विंडिंग स्प्रिंट। इसमें आप लोग को जितना ज्यादा फास्ट हो सकता है उतना ज्यादा आपको फास्ट दौड़ना है, 20 से 30 मीटर के लिए, वो भी 4 से 5 टाइम्स रिपीटेशन के साथ। लेकिन यहाँ पे आप लोग को रेस्ट भी लेना है ना। अगला दोस्तों होता है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। बेसिक टाइप की डिफरेंट बॉडी पार्ट के अंदर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हो। लाइक इस तरीके से कर रहे हो, इस तरीके से कर रहे हो। आप लोग बैक को कुछ इस तरीके से स्ट्रेच कर सकते हो, पीछे आप लोग ऊपर कुछ इस तरीके से स्ट्रेच कर सकते हो। डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइजेस हो सकती है स्ट्रेचिंग की। और कौन सी डिफरेंट टाइप की मेथड हो सकती है दोस्तों? सबसे बेस्ट तरीका होता है वो होता है दोस्तों हॉट वाटर बाथ। इसके थ्रू भी आप अपने आप को वार्म अप कर सकते हो। अल्टीमेटली तो वार्म अप ही करना है ना, चाहे एक्सरसाइज से करो या अदर प्रोसेस के थ्रू कर लो, बॉडी को गर्म ही करना है। तो आप लोग क्या करो, अगर आप लोग कोल्ड क्लाइमेट के अंदर हो, अपने बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को अगर आप लोग इंक्रीज करना चाहते हो तो आप लोग हॉट वाटर बाथ ले सकते हो किसी भी एक्टिविटी को करने से पहले, या फिर आप लोग मसाज ले सकते हो जिसके थ्रू आप लोग अपनी मसल्स को टोन कर पाओगे और मसल्स को एक्टिवेट कर पाओगे स्पेसिफिक स्किल को परफॉर्म करने के लिए। तो दोस्तों ये सारे के सारे आप लोग के रहे मेथड ऑफ वार्मिंग अप जो मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ। रनिंग या जॉगिंग 5 से 10 मिनट के लिए, सिंपल एक्सरसाइजेस एंकल से लेकर नेक तक के लिए, स्ट्राइडिंग जो कि आप लोग की लॉन्ग स्टेप वाली रनिंग होगी जो कि 50 से 60 मीटर के बीच में आप लोग को करना है, विंड स्प्रिंट जो कि आप लोग को 4 से 5 बार 20 से 30 मीटर में पूरी ताकत से दौड़ना था, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कंप्लीट बॉडी के लिए, या अगर आप लोग चाहो तो हॉट वाटर बाथ कर सकते हो जिसके थ्रू आप लोग अपने आप को वार्म अप कर सकते हो, या फिर मसाज के थ्रू भी आप लोग अपनी मसल्स को एक्टिवेट कर सकते हो। दोस्तों क्या इंपॉर्टेंस होते हैं वार्म अप के, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले तो ये याद रखिए दोस्तों, आप अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हो एक्सरसाइज शुरू होने से पहले। जैसे आप लोग आज के दिन वर्कआउट करने गए हो, चेस्ट की एक्सरसाइज अब करने वाले हो, डायरेक्ट अगर आप लोग चेस्ट की एक्सरसाइज कर लोगे तो हो सकता है डिफरेंट टाइप की इंजरीज आप लोग को हो सकती है या फैटिग जल्दी आ सकता है। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम से बचना है, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है उस स्पेसिफिक एक्सरसाइज को करने के लिए, तो उससे पहले आप लोग को वार्म अप कर लेना चाहिए। वो आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। अगर आप अपनी बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करना चाहते हो दोस्तों, मसल्स की इलास्टिसिटी को इंक्रीज करना चाहते हो, एफिशिएंसी बेटर करना चाहते हो, और जो भी आप लोग मूवमेंट करने वाले हो अगर आप उसको स्मूथर बनाना चाहते हो और फास्टर बनाना चाहते हो दोस्तों, तो वार्मिंग अप करना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन को अगर आप लोग को बेटर करना, तो वार्मिंग अप आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसके थ्रू ब्लड फ्लो आपकी बॉडी के मसल्स के अंदर बेटर हो पाता है। ब्लड का फ्लो बेटर होगा तो न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर वे में बॉडी के अंदर मूव करेंगे जो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा, स्पेशली आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी। अगर आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन को इंक्रीज करना चाहते हो, लाइक अगर आप मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी आप लोग बेटर करना चाहते हो आपके जॉइंट्स की, जिसके थ्रू प्रॉपर एक कोऑर्डिनेशन आप लोग का निकल के आ पाए और एक कंट्रोल मूवमेंट अगर आप कर पाओ, तो आप लोग को वार्मिंग अप रेगुलरली करना चाहिए। अगर इंजरीज से बचना चाहते हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई मसल्स टीयर अप होने से बच जाएगा आप लोग को। अगर आपको मसल्स टीयर अप होने से बचाना है तो वार्म अप करो। जॉइंट्स की हेल्थ को बेटर करना है तो वार्म अप करो। और अगर आपको अपनी परफॉर्मेंस लेवल को बेटर करना है, चाहे स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, तो वार्मिंग अप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आप लोग को लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है।
दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है कूलिंग डाउन। कूलिंग डाउन को हम लोग लिम्बरिंग डाउन भी कहते हैं और कई बार इसको हम लोग वार्मिंग डाउन के नाम से भी जानते हैं। जैसे किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले हम लोग वार्म अप कर रहे थे, नॉर्मली अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर रहे थे एक्सरसाइजेस के लिए। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारी बॉडी को नॉर्मलाइज करने वाले हैं एक्सरसाइज के बाद। तो उस टाइम पे जो आप लोग की एक्सरसाइजेस होती है उसको हम लोग कहते हैं कूलिंग डाउन। तो करता क्या है बेसिकली, it is the process of bringing our body back to its normal condition after the exercise that is called as limbering down, cooling down, warming down। तो कब कब करना चाहिए इसको, कंपटीशन के बाद, ट्रेनिंग के बाद, कोई भी एक्टिविटी के बाद आप लोग को लिम्बरिंग डाउन या कूलिंग डाउन करना ही है। बेसिकली एक ऐसे टाइप की प्रोसेस होती है दोस्तों जिसमें हम लोग टेम्परेचर को हल्का सा राइज करते हैं बॉडी के अंदर, सो दैट फैटिग मसल के अंदर ना हो पाए और बॉडी कूल डाउन हो जाए आराम से। मैं ये कह सकता हूं किसी भी टाइप के क्रैम्प, दर्द ये सब ना आए, इससे बचने के लिए हम लोग कूलिंग डाउन करते हैं। कूलिंग डाउन के डिफरेंट मेथड है। कुछ इस तरीके से जैसे हम लोग यहाँ पे शोल्डर को स्ट्रेच कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, लंजेस स्ट्रेच कर रहे हैं, यहाँ पे टो टचिंग मेथड हो गई, या हमारे कॉर्ड्स के लिए स्ट्रेचिंग मेथड हो गई, या कोबरा पोज के थ्रू आप लोग बैक को स्ट्रेच कर रहे हो। जितने भी टाइप की एक्सरसाइजेस यहाँ दिख रही है दैट इज कॉल्ड एज कूलिंग डाउन एक्सरसाइजेस, जो हम लोग वर्कआउट या फिर एक्सरसाइज के बाद करते हैं। दोस्तों कौन कौन सी मेथड होती है, सिंपल हम लोग जॉगिंग वॉकिंग के थ्रू भी लिम्बरिंग डाउन कर सकते हैं, हम लोग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस के थ्रू कर सकते हैं, या फिर डीप ब्रीथिंग या फिर रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस के थ्रू भी कूलिंग डाउन कर सकते हैं। अगला है दोस्तों इंपॉर्टेंस ऑफ लिम्बरिंग डाउन। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसके वजह से मसल की सोरनेस रिड्यूस हो जाती है, आप लोग का जो हार्ट रेट है वो नॉर्मलाइज हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक्सरसाइज के दौरान पे आपका हार्ट रेट थोड़ा सा इंक्रीजिंग फेज में रहता है। ये एक्चुअल में आप लोग की रिकवरी को प्रमोट करता है और किसी भी टाइप का फटीग होने से बचाने का काम करता है लिम्बरिंग डाउन। मेरे ख्याल से आप लोग को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जहां पे हम लोग जानेंगे स्किल क्या होती है, टेक्निक क्या होती है, टैक्टिक्स क्या चीज है, और दोस्तों हम जानेंगे स्ट्रेटेजीज क्या चीज होती है। बहुत बेसिक टॉपिक है, आप खुद जानते हो, देखकर समझ में आ रहा होगा, पढ़कर आप आंसर कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले दोस्तों कि आखिर स्किल क्या होती है। तो ध्यान से समझना, स्किल इज अ लर्न एबिलिटी टू परफॉर्म अ मूवमेंट एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, दैट इज कॉल्ड एज स्किल। तो बेसिकली स्किल क्या है, सिंपल वे में अगर मैं कहूं तो किसी भी टास्क को अगर आप एफिशिएंटली कर पा रहे हो वो आप लोग की स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हेलीकॉप्टर शॉट धोनी अगर लगा पा रहे तो उन्हें स्किल को, या मैं कह सकता हूं एफिशिएंटली उस नए टास्क को अच्छे से सीख कर परफॉर्म करना जान चुके हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्किल। अब स्किल डिफरेंट हो सकती है, जैसे ड्रिबलिंग हो सकता है, शूटिंग, पासिंग, किकिंग द बॉल, सर्विस करना फुटबॉल में, शूट करना बास्केटबॉल में, ये सभी की सभी स्किल्स होती है। बेसिक बॉलिंग करना ये भी एक स्किल है, इसको भी सीखना पड़ता है। अगर आप लोग स्किल सही तरीके से कर पाते हो तो किसी भी स्पोर्ट्स के मूवमेंट के अंदर आप लोग जो मूवमेंट कर रहे हो वो आप लोग स्मूथली परफॉर्म कर पाओगे। अब ये स्किल आता कैसे, प्रॉपर ट्रेनिंग से आता है, लर्निंग प्रोसेस के थ्रू आता है, नॉलेज से आता है, साथ ही साथ एक्सपीरियंस से भी आप लोग को स्किल डेवलप होता है। दोस्तों डिफरेंट टाइप के स्किल्स होती है, एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहला होता है ओपन स्किल। क्या होता है ये, दीज आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिचुएशन एंड आर नॉट फुल्ली कंट्रोल्ड बाय द प्लेयर, दैट इज कॉल्ड एज ओपन स्किल। अब अगर आप लोग क्रिकेट खेल रहे हो, वॉलीबॉल खेल रहे हो या फिर हॉकी खेल रहे हो, तो उस दौरान जो आप लोगों ने सिचुएशन के हिसाब से जो आप लोगों ने अपनी टेक्निक यूज करके कोई भी शॉट परफॉर्म कर रहे हो आप लोग की ओपन स्किल के अंदर आएगी। नेक्स्ट होता है दोस्तों क्लोज स्किल। ये किस्म से प्री प्लान या फिर मैं कह सकता हूं पहले से आप लोग परफॉर्म कर चुके हैं ऐसी वाली स्किल्स होती है। अब जैसे डिफेंसिव शॉट हो गए, इसकी आप प्रैक्टिस करते हो पहले से। सेम ऐसे सर्विस करना वॉलीबॉल के अंदर, इसकी भी प्रैक्टिस आप करते हो। फ्री किक करना फुटबॉल के अंदर, ये भी आप लोग पहले से सीखते हो। नेक्स्ट है दोस्तों सिंपल स्किल। दीज आर नॉट नीड मच स्पीड और कोऑर्डिनेशन एंड आर नॉट इजी टू परफॉर्म, दीज आर कॉल्ड एज सिंपल स्किल। जैसे सिंगल हैंड से बास्केटबॉल को पास कर देना, सिंपल सर्विस प्रोवाइड कर देना वॉलीबॉल के अंदर। अगला है कॉम्प्लेक्स स्किल। इसके लिए आप लोग को स्पीड, कोऑर्डिनेशन, मसल का प्रॉपर मूवमेंट का यूज करके, नर्वस सिस्टम को प्रॉपर वे में यूज करके सारा एक कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंस कर पाना, वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स स्किल के अंदर। ड्रिबलिंग इन हॉकी, लेइंग अप शॉट इन बास्केटबॉल, ये सभी के सभी आपको कॉम्प्लेक्स स्किल के अंदर आता है। लास्ट है दोस्तों इंडिविजुअल स्किल, जो कि हर एक प्लेयर के अंदर कुछ ना कुछ खासियत होती है। लाइक धोनी के अंदर हेलीकॉप्टर शॉट मारना, रोहित शर्मा का पुल शॉट, ये उसकी इंडिविजुअल स्किल के अंदर काउंट होगा। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का कि टैक्टिक्स क्या है। तो टैक्टिक्स आर द शॉर्ट टर्म प्लान एंड द एक्शन यूज्ड बाय द प्लेयर और टीम ड्यूरिंग देयर गेम टू यूज देयर स्किल इन द बेस्ट पॉसिबल वे अगेंस्ट द अपोनेंट, दैट इज कॉल्ड एज टैक्टिक्स। अब सिंपल वे में समझ लेते हैं कि आखिर टैक्टिक्स क्या चीज है। टैक्टिक्स का बेसिकली मतलब ये है कि जो भी आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो या जो गेम आप खेल रहे हो
उस दौरान किया जाने वाला एक किस्म से शॉर्ट टर्म प्लान को कहा जाता है टैक्टिक्स। तो ओपोनेंट को बीट करने के लिए हम लोग प्लान करते हैं। अब ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग तुरंत डिसीजन लेकर आप लोग इसको बना पाते हो। अपोनेंट की वीकनेस का फायदा उठा के आप लोग इस चीज को यूज कर सकते हो। अपने स्किल्स को स्मार्ट वे में यूज करके आप लोग इसको भी परफॉर्म कर सकते हो। अब टैक्टिक्स को याद रखना मैच के दौरान भी यूज किया जाएगा और टैक्टिक्स आप लोग मैच के पहले भी बना सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों, स्ट्रैटेजीज क्या होता है। इट मीन्स अ लॉन्ग टर्म प्लान मेड टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल, जिसकी वजह से पॉसिबल वे में आप लोग मैच जीत ही जाओ। दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रैटेजी। ये प्री प्लान्ड होती है। याद रखना कि कैसे, कब, कहां, किस तरीके से आप लोग को डिफरेंट टाइप के जो रिसोर्सेस मिल रहे हैं उसको प्रॉपर यूज करके आप लोग अपने मैच को बेटर बना पाते हो। सिंपल वर्ड में कहा जाए तो ओवरऑल जो आपका प्लान होता है जिसके थ्रू आप लोग मैच जीतने का एक रोड मैप बनाते हो, उसी को कहा जाता है दोस्तों स्ट्रैटेजीज। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों ध्यान से समझना, जिसका नाम है डोपिंग क्या होता है और इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, एक एक करके ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर डोपिंग क्या है। डोपिंग का मतलब होता है कंजम्पशन करना ड्रग्स या फिर प्रोहिबिटेड सब्सटेंस का, किसके थ्रू, प्लेयर्स के थ्रू, सो दैट अपनी परफॉर्मेंस को ये एनहांस कर पाए। आप बोलोगे दारू शारू पी के खेल रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे स्पेशल ड्रग्स होते हैं या फिर प्रोहिबिटेड सब्सटेंस होते हैं जिसकी वजह से प्लेयर की परफॉर्मेंस एनहांस हो सकती है। तो ये किस्म से चीट कोड हो जाएगा उन प्लेयर्स के लिए अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। अब देखो कोई भी स्पोर्ट्स के अंदर हम चाहते हैं कि हर कोई अपना नेचुरल गेम खेले, क्योंकि वो अपनी नेचुरली प्रिपरेशन करके आता है। अगर इस बीच में कोई ऐसे ड्रग्स ले लेता है तो सीधी बात है, जिन्होंने साल भर अच्छे से मेहनत करके प्रिपेयर किया उसके कंपैरिजन में तो जो ड्रग्स लेके खेलेगा उसके लिए तो फायदा ही मिलने वाला है। तो इस वजह से डिफरेंट स्पोर्ट्स इवेंट के अंदर ड्रग्स को बैन कर दिया गया है। अब ये सब लिया क्यों जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए। कई प्लेयर्स ऐसा करते हैं, लेकिन याद रखना ये इलीगल है। अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करना है सिर्फ स्पेसिफिक अनफेयर यूज के लिए, जिसमें कि वो लोग ऐसा सोचते हैं कि यार ऐसा करके हम लोग जीत जाएंगे। लेकिन याद रखना ये सारी चीजें पकड़ा जाती है और इंटरनेशनली हो गया है, फिर नेशनली काफी ज्यादा इसके ऊपर स्ट्रिक्ट कानून बनाकर दिए गए हैं। अगर कोई भी इन सब चीजों में फंसता है तो स्पोर्ट्स पर्सन की पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। तो दोस्तों एक इसके ऊपर एक एजेंसी बनाई गई है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसको हम लोग वाडा के नाम से जानते हैं। ये एक्चुअल में ना कंट्रोल करती है और मैनेज करती है मिसयूज ऑफ दीज सब्सटेंसेस का। इसको स्टैब्लिश किया गया 1999 पे और बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए हैं उन प्लेयर्स के लिए जो इसको यूज करते हैं। क्या क्या है कि किसी भी टाइप से आप लोग को बैन सब्सटेंस को यूज नहीं करना है। अगर कोई भी प्लेयर यार अपना ब्लड सैंपल या यूरिन सैंपल देने से मना कर रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं ये गेम में अंदर ड्रग्स यूज कर रहे हैं, तभी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। इन्हीं का काम होता है स्टोर और कलेक्ट करना बैन सब्सटेंसेस को, और इन्हीं का काम होता है कि ये प्लेयर्स को इंकरेज करे कि ऐसे टाइप की चीजों पे ये लोग ध्यान ना दे। कुछ बैन सब्सटेंसेस है जिसके थ्रू परफॉर्मेंस एनहांस होती है दोस्तों, तो एक एक करके नाम देख लेते हैं। सबसे पहले है स्टिमुलेंट, दूसरा है एनाबॉलिक स्टेरॉइड, तीसरा है दोस्तों नार्कोटिक्स, नेक्स्ट है डायरेटिक्स, फिर है पेप्टाइड हार्मोन, बीटा 2 एग्नोस्टिक, बीटा ब्लॉकर, ग्लूकोकॉर्टिसॉइड, कैनाबिनॉइड। ये सारे के सारे परफॉर्मेंस एनहांसिंग सब्सटेंसेस है जो कि बैंड है। तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, वो है स्टिमुलेंट। ये ऐसे टाइप के सब्सटेंस होते हैं जो फिजिकल एक्टिविटी के परफॉर्मेंस को बेटर करते हैं, आप लोग का मेंटल अलर्टनेस को भी बेटर करते हैं। सिंपल वे में कहा जाए तो आप लोग का रिएक्शन टाइम को इंप्रूव करते हैं और आप लोग को एग्रेसिव भी बनाते हैं। इनके एग्जांपल आप लोग को याद रख लेना, कोकेन हो गया, एफेड्राइन हो गया, एम्फेटामाइन हो गया और कैफीन भी इसके अंदर कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों एनाबॉलिक स्टेरॉइड। ये सब्सटेंस एक्चुअल में मसल साइज को इंक्रीज करने में काम करता है और मसल रिकवरी में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, वो भी फास्टर रेट में। इसके अंदर आते हैं दोस्तों मीथेनोलोन, एक्सेंड्रोलोन, ड्रोस्टानोलोन। नेक्स्ट है दोस्तों नार्कोटिक्स। याद रखिएगा दोस्तों ये एक्चुअल में पेन को रिड्यूस करने का काम करता है और आपके परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। पेन मतलब दिल वाला नहीं है और मसल असल में कहीं हो रहा वाला। इसका एग्जांपल है हीरोइन। नेक्स्ट है दोस्तों डायरेटिक्स। ये एक्चुअल में आपके बॉडी के वेट को रिड्यूस करने का काम करता है। किस तरीके से? आपके बॉडी के अंदर के वाटर को रिड्यूस करके। कॉमनली स्पोर्ट्स के अंदर यूज होता है रेसलिंग, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग के अंदर। एग्जांपल के तौर पे दिया जाए तो इसको कहा जाता है डेक्स्ट्रॉन। नेक्स्ट होता है दोस्तों पेप्टाइड हार्मोन। ये सब्सटेंस आपके बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल को इंक्रीज करता है और ऑक्सीजन सप्लाई को बेटर करने का काम करता है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर परफॉर्मेंस लेवल स्पोर्ट्स के लिए बेटर हो पाती है। एग्जांपल है इंसुलिन का, और ये क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम, प्रोनाउंसिएशन आप खुद बता देना कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है दोस्तों बीटा 2 एग्नोस्टिक। इसके थ्रू आपकी ब्रीथिंग इंप्रूव हो जाती है, स्पेशली अस्थमैटिक लोग इसको लेते हैं। यह आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल को इंक्रीज करती है और रिकवरी टाइम को रिड्यूस करने का काम करती है। नेक्स्ट दोस्तों बीटा ब्लॉकर। ये आपके बॉडी के अंदर बॉडी के वाइब्रेशन या जो आपका ट्रमर होता है, किस्म से देखते होंगे आप लोग जिनको पार्किंसन टाइप का प्रॉब्लम रहता है, हाथ पैर बॉडी कपने वाला, उसको ही रिड्यूस करने का काम करता है। मेनली शूटर लोग इसको यूज करते हैं सो दैट वो लोग सही तरीके से एम लगा पाए, और आर्चरी के अंदर भी ये यूज होता है, लेकिन इसको यूज नहीं करना है। मतलब यूज होता है, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब बैंड सब्सटेंसेस है यार ये। अगला है दोस्तों, अगला है ग्लूकोकॉर्टिसॉइड। ये सब्सटेंस बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर से पेन और फैटिग को रिड्यूस करता है और प्लेयर की परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस को लंबे वक्त तक के टिकाने का काम करता है। नेक्स्ट है दोस्तों कैनाबिनॉइड। ये वो सब्सटेंस है दोस्तों जो आपकी बॉडी को रिलैक्स करने का काम करते हैं और आपको मेंटली काम डाउन करते हैं। तो आई होप मेरे ख्याल से यहां तक ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब जान लेते हैं कि आखिर क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं डोपिंग के। यहां मैंने कुछ एक टेबल आप लोग के लिए लेकर आया हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले स्टेरॉइड की बात करते हैं दोस्तों, तो ये आपकी बॉडी के अंदर एबनॉर्मल फॉर्म में मसल ग्रोथ कराती है और एनर्जी को इंस्टेंटली इंक्रीज करती है। साथ ही साथ हार्मोनल प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी के अंदर लाती है, मेल और फीमेल के अंदर, और आप लोग को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी इससे हो सकता है और आपका लीवर भी डैमेज हो सकता है और बहुत सेवरल इसके डिसएडवांटेजेस है। मैं जानता हूं बॉडी बना तो देती है लेकिन इसके साथ आपको बहुत सारी चीजें भी झेलना है। अगला है स्टिमुलेंट। ये आपकी बॉडी के ग्रोथ को डिक्रीज करता है दोस्तों, आपको हमेशा थका थका फील कराएगा, आपकी सांस फूलने लग जाएगी, पल्स रेट आपका इंक्रीज हो जाएगा। दोस्तों याद रखना आपकी बॉडी के टेम्परेचर को भी हाई कर देता है और टेंशन आपकी बॉडी के अंदर डेवलप करता है। नार्कोटिक्स से क्या प्रॉब्लम निकल के आते हैं, तो आप मेंटली आपको टॉलरेंट करता है, ब्रीथिंग रेट को डिक्रीज कर देता है और आपकी बॉडी के अंदर पेन को इंक्रीज करने का काम करता है। डायरेटिक्स की अगर बात करें दोस्तों, तो आपकी बॉडी के अंदर ये फैट को रिड्यूस करने का काम करता है, आपको हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम भी आ सकती है और आपके किडनी में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों कॉर्टिस्टेरॉइड। ठीक है, तो ये आपकी बॉडी के अंदर एग्रेशन लाएगा, आपकी बॉडी के अंदर पेन यहाँ पे बढ़ाने का काम करता है। साथ ही साथ याद रखना है आप लोग के ग्लैंड्स के अंदर इरेगुलरिटीज लाने का भी काम करता है। इन सब के अलावा नमनेस आपकी बॉडी के अंदर आ जाएगी इसके वजह से। बीटा ब्लॉकर की अगर बात करी जाए तो याद रखना है आपकी बॉडी के अंदर हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा, या आप लोग के पल्स रेट को रिड्यूस कर देता बहुत ही ज्यादा और मेंटल इलनेस जैसी प्रॉब्लम लाने का काम करता है। आई होप यहां तक ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं उन सब्सटेंसेस के बारे में। यहाँ पे मैंने नेम लिख दिया हूं, यहाँ पे ड्रग्स के क्या क्या इफेक्ट होता है, सिम्टम क्या है और रेमेडी क्या है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। निकोटिन की अगर बात करी जाए दोस्तों, तो आप लोग के लंग्स कैंसर के लिए इफेक्ट करता है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक है इसको आप लोग को पॉज करके बस एक बार रीड कर लेना है, तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और एक बार ऊपर से बस पढ़ लो। मुझे मालूम है कि ये बेसिक टॉपिक, इसका आप आंसर आराम से कर दोगे, बट सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने सोचा कि आप लोग को बता दूं। मैं नहीं चाहता कि बेफिजूल वीडियो लंबा बने, वही बेसिक चीज है और कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों यहां तक के हमारा चैप्टर, आई होप आप लोग को सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इस चैप्टर के नोट्स अगर आप लोग को डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को वेबसाइट या एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। और याद रखना क्लास 11 के बाद क्लास 12th में ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्प करने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करे रहना और साथ में मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लेना, क्योंकि प्यारा एजुकेशनल कंटेंट मैं इंस्टा पे भी मेरा प्रोवाइड करता रहता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।